अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच पोस्ट डे एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ी बात होती थी कि जी T20 क्रिकेट जो है, ये जब फॉर्मेट नया नया आया था कि खा जाएगी टेस्ट क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी। जिस तरह की हमने टेस्ट क्रिकेट देखी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, और टिपिकली जो पाकिस्तान जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ आप देख लें, जो हमारी सीरीज में एक मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, फिर आज का ये मैच कितना इंटरेस्टिंग हुआ। तो आपको लगता है कि कोई टेस्ट क्रिकेट को खतरा हो सकता है? और ओवरऑल आपने ये जो चौथे दिन का खेल था जिसमें वेस्ट इंडीज एक विकेट से जीत गया, कैसे सम अप करेंगे? देखिए, टेस्ट क्रिकेट हमेशा से जो है वो उसमें जो रिजल्ट्स हैं हमें एक्साइटिंग देखने को मिलते हैं। इन लोगों का एक लंबा फॉर्मेट है, तो बीच में बोरिंग पैसेजेस आ सकते हैं। लोगों का शायद इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 5 दिन तक जो है क्रिकेट देख सकें। लेकिन बेतहाशा ऐसे मैचेस हैं जिनका कि जो एंड है उसका जो कंपैरिजन है वो आप किसी और फॉर्मेट के साथ नहीं कर सकते। और हमने रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस देखे हैं। फिर जैसे आपने जिक्र किया, लास्ट ईयर पाकिस्तान का इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर में टेस्ट मैच था, इवन न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, तो आई थिंक ये एक खुशआइन बात है कि टेस्ट क्रिकेट में हमें काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं 1 विकेट विक्ट्री की, ये बहुत रेयर है क्रिकेट के अंदर। आई मीन टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत ही रेयर चीज़ है कि कोई भी टीम जो है वो 1 विकेट से जीत जाए। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल देखें तो आपको कई ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जो कि 1 विकेट से टीम ने जीते। इंग्लैंड ने एशेज़ में जीता जब बेन स्टोक्स ने सेंचुरी की थी। फिर उससे पहले हम देखते हैं जो कुशल परेरा ने जो इनिंग्स खेली थी डरबन में, और फिर ये वाला टेस्ट मैच, फिर एक न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का टेस्ट मैच था अबू धाबी में, जो कि न्यूजीलैंड ने 4 रन से जीता। तो आई थिंक ओवरऑल ये टेस्ट क्रिकेट की हेल्थ के लिए अच्छा है कि हमें काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और होपफुली आगे फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलते रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है, अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है, कि अब टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। हर सीरीज़ में हर मैच में पॉइंट्स हैं। और अभी देखें टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। तो आई थिंक ओवरऑल ये टेस्ट क्रिकेट की हेल्थ के लिए अच्छा है, और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट आप कह लेंगे जो टेस्ट मैचेस हमने देखे हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में, कल हमें उनमें से एक मैच देखने को मिला। कुछ बात करते हैं हम चौथे दिन के खेल के हवाले से। पाकिस्तान की टीम ने खेल का आगाज किया, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छी पार्टनरशिप चौथे दिन भी लगेगी। बाबर आजम और फ़हीम अशरफ विकेट पर मौजूद थे। उतना ज्यादा उस तरह से कर नहीं पाए। फ़हीम फौरन से आउट हो गए, बाबर आजम की विकेट फौरन से वेस्ट इंडीज को मिल गई, और शायद पाकिस्तान जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहा होगा लीड कि कम से कम 200 या 250 की लीड दे, वो नहीं दे सका। तो कैसे देखेंगे पाकिस्तान की बैटिंग को? कहां थोड़ी, क्या कोई स्ट्रेटेजी की गलती होगी पाकिस्तान से, या फिर वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग ज्यादा अच्छी की? आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जेडन सेल्स अगर हम उनकी बात करें, द यंगेस्ट वेस्ट इंडियन टू टेक 5 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, द यंगेस्ट वेस्ट इंडियन टू गेट मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन टेस्ट क्रिकेट। तो आई थिंक के थोड़ी कंडीशंस भी मुश्किल थी। फिर वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हमें पता है कि किमार रोज, जेसन होल्डर, ये काफ़ी उनका अब एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा मज़ीद पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए था। ज़्यादा जो है हम कैचेस की बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2-3 कैचेस ड्रॉप किए। पाकिस्तान जीत सकता था, एक छोटे टारगेट को भी पाकिस्तान डिफेंड कर सकता था। इवन दो कि वेस्ट इंडीज़ कभी भी 200 से कम का टारगेट चेज़ करते हुए मैच नहीं हारा टेस्ट मैच। हो सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो पाकिस्तान का अगर आप किसी को ब्लेम देंगे तो बैटिंग है। ख़ासतौर पर जो टॉप ऑर्डर था पाकिस्तान का, आई थिंक दोनों इनिंग्स में वो ज़रा थोड़ा सा आप कह लेंगे उन्होंने डिसअपॉइंट किए। हम कैचेस की बात करते हैं, कैचेस विन मैचेस, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस रन्स और विकेट्स की है वो कैचेस की नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान के बैट्समैन को जो है ज़रा थोड़ा सा मज़ीद रन्स करने चाहिए थे। अगर यही टारगेट 220 सवा 200 होता तो शायद पाकिस्तान मैच जीत जाता। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे करेंगे कि पाकिस्तान के अगर हम पिछले 2 साल देखें कम से कम, या चलें आप 2 से भी बढ़ाकर 3-4 साल देखें, हमें बहुत सारी ऐसी शिकस्त हुई, जैसे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात में एक मैच जो बिल्कुल हम आखिर में हार गए, उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हम हार गए, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हम मैच हार गए, और जो अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मैच हम जमैका में हारे हैं। तो जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं वहां पर हम उन क्रूशल मोमेंट्स को नहीं जीत सके जहां से शायद मैच के नतीजे का फैसला होना था। आपको लगता है कि पाकिस्तान को क्रूशल मोमेंट्स को पे मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है, ताकि प्रेशर मोमेंट्स में आपके फील्डर, चाहे वो कैचिंग हो, चाहे वो आपके रन्स हो या विकेट लेना हो, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है चाहिए? देखिए अमर, विनिंग इज़ अ हैबिट। वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा मैचेस जीतने का, आप उस तरह की सिचुएशंस को काउंटर नहीं कर सकते जब आप प्रेशर में आ जाते हैं। अगर आप इस पाकिस्तान टीम को देखें तो आप मुझे बताएं इस टीम में कितना एक्सपीरियंस है। अजहर अली के अलावा किसी भी प्लेयर के 50 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं हैं,
और ऑलमोस्ट सारी यंग टीम है। इवन बाबर आजम भी, इवन दो कि उनका एक्सपीरियंस हो गया, 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के जो डायनामिक्स हैं उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी एक यंग है और यंग कैप्टन है, पहला उनका साल एज ए कैप्टन और सिर्फ दूसरा ऐसा मौका था कि उनके करियर में कि उन्होंने 4th इनिंग्स में जो है वो कप्तानी की। इससे पहले जो रावलपिंडी में टेस्ट मैच था वो पाकिस्तान जीत गया था, वो एक अच्छी विक्ट्री थी। लेकिन जो आपने बात की, आई थिंक क्रूशल मोमेंट्स को ओवरकम करना, उनको आप कह लें डोमिनेट करना, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो यंग प्लेयर्स हैं, शाहीन आफरीदी हो गए, एज ए कैप्टन बाबर आजम हो गए, बाकी जो प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस मैच से काफ़ी कुछ सीखा होगा और एक पाकिस्तान बहुत ही क्लोज मैच आ रहा है। आई थिंक सिर्फ एक विकेट आप दूर थे, अगर एक कोई कैच हो जाता, बोल्ड हो जाता, कोई अपील होती तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। तो ओवरऑल आई थिंक एक अच्छा मैच हुआ है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान की टीम ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये जो जहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं वो फ्यूचर में जाके जो है पाकिस्तान इनको रिपीट नहीं करेगा। बात आपने अजहर अली की तो अजहर अली के हवाले से लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे आपने कहा कि मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन है, लोग ये शायद इस तवक्को कर रहे थे कि वो मुश्किल मौके पे शायद कोई बड़ी इनिंग्स खेल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो कोई बताइएगा कि अजहर अली कहाँ स्टैंड करते हैं आदाद शुमार के लिहाज से पिछले 1 से 2 साल की क्रिकेट में, अगर हम पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट में जायजा लें? देखिए अहमद, जिस तरह हमने बात की एक्सपेक्टेशंस की, मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर ली हैं हमने अपने प्लेयर्स से। उस तरीके से मतलब कि अब अजहर अली की अगर आप बात करें तो इस साल उनकी तकरीबन 50 की एवरेज है। उन्होंने मुश्किल रन्स किए हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपके 27 के ऊपर 4 आउट थे कराची में, उन्होंने आके 50 रन्स किए। सेकंड इनिंग्स में 30 नॉट आउट किया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में इस साल के स्टार्ट में न्यूजीलैंड में उन्होंने एक 90 रन्स की इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे में उन्होंने सेंचुरी की। तो और फिर आप ये देखें कि सिंगल फॉर्मेट प्लेयर हैं वो। उनका लास्ट टेस्ट मैच मई में था, 3 महीने के बाद वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको दूसरी क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस नहीं है मिलता, तो एक मतलब कि आपका रिदम भी जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अगर बैट्समैन की 50 की एवरेज है और आप अगर उससे खुश नहीं है तो फिर आप शायद किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकते। और फिर अगर आप ग्लोबली देखें, नंबर 3 एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन है, एक बहुत ही मुश्किल पोजीशन है। आप अगर इस टाइम दुनिया के पिछले 3 सालों में अगर आप एवरेजेस देख लें नंबर 3 बैट्समैन की, तो अजहर अली की 3rd हाईएस्ट है। सिर्फ मार्नस लाबुशेन और केन विलियमसन जो हैं वो अजहर अली से ऊपर हैं। और कई ऐसे बैट्समैन हैं इस टाइम दुनिया में जो ग्रेट बैट्समैन हैं, जो रूट, विराट कोहली, उन्होंने नंबर 3 के ऊपर आने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने दोबारा अपने आप को नंबर 4 पे किया। और हमने पहले भी एक बार बात की थी कि पाकिस्तान में कोई भी जो सीनियर बैट्समैन है वो नंबर 3 के ऊपर खेलना नहीं पसंद करता। जब आप सीनियर होते हैं तो वो 4 या 5 या 6 के ऊपर चले जाते हैं। अजहर अली, आई थिंक एक अजहर अली और एक इजाज़ अहमद, ये पाकिस्तान के 2 ऐसे बैट्समैन मेरे जहन में हैं जिन्होंने अपने करियर के एंड तक जो है वो नंबर 3 के ऊपर खेला। और यही वजह है कि इजाज़ अहमद की भी जो टेस्ट करियर की जो एवरेज है वो 40 से कम थी। तो अगर हम इस टाइम अगर हम दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स देखें, जो नंबर 3 पोजीशन पे हो रहा है और जिस तरह की मुश्किल ये पोजीशन है, आई थिंक 3 सालों में 43 की एवरेज होना और 1 साल में 50 की एवरेज होना, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। कुछ बात करते हैं मुश्किल मौके की, जिस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बॉल कर रहा था और कुछ विकेटें चाहिए थी, आखिर के 20 से 30 रन रह गए थे। कई लोगों का ये ख्याल है कि बाबर आजम की कप्तानी इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने इस तरह की फील्डिंग सेट की हुई थी कि आसानी से सिंगल्स अवेलेबल थे। तो उनके उस क्रूशल मोमेंट के ऊपर आप कप्तानी को कैसे देखेंगे? क्या इससे बेहतर कुछ कप्तानी हो सकती थी? देखिए अमर, बाबर आजम के कितने मैचेस हुए हैं एज ए कैप्टन? काफ़ी कम हुए, एग्जैक्ट नंबर्स तो आपको याद होंगे। 5 इस साल न्यूजीलैंड में तो वो थे नहीं, 2 साउथ अफ्रीका के साथ, 2 जिम्बाब्वे के साथ और ये 5वां उनका टेस्ट मैच था एज ए कैप्टन। और सेकंड टाइम था कि उन्होंने 4th इनिंग्स में कप्तानी की। तो एक यंग कैप्टन है, आप उनको थोड़ा लीवे दें, मतलब आप नहीं लेकिन तमाम जो उनके ऊपर मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी उनको कप्तानी नहीं करनी आती। तो यार कैसे करनी आएगी जब एक बंदे का फर्स्ट क्लास में भी एक्सपीरियंस नहीं था कप्तानी का और आपने उनको कैप्टन बनाया है? तो आई थिंक पहली बार बाबर आजम टेस्ट मैच आ रहे हैं। 4 मैचेस वो जीते थे, साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से, और ये मैच भी जीत सकते थे। बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अक्सर क्रिटिसाइज करना शुरू मजर मेरा इसमें एक और छोटा सा सवाल है ना। चलें, बाबर आजम को इतना एक्सपीरियंस नहीं, अभी इवॉल्व हो रहे हैं एज अ कैप्टन, लेकिन जो हमारे हेड कोच मिसबाह उल हक हैं वो तो बहुत ही एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो कुछ देर बाद तो अपना कोच भी कोई ना कोई मैसेज तो भिजवाता है। तो आपके क्या ख्याल है कि इस सारे पैसेज में कोच ने कोई मैसेज नहीं भिजवाया होगा कि ये फील्डर क्लोज इन, थोड़ा क्लोज ले लो, कोई चांस? देखिए क्लोज फील्डर्स तो लिए एंड पे, तो उसी के ऊपर एज के ऊपर चौका हो गया। जो आपकी सेकंड लास्ट जो स्कोरिंग शॉट था, जो स्लिप में चौका हुआ है, तो वो क्लोज फील्डर्स थे। तो आई थिंक शायद क्योंकि रन्स बहुत कम थे
तो अगर आप क्लोज फील्डर्स लेते हैं तो मे बी उनके ज़हन में ये एक मतलब कि प्रेशर हो कि यार अगर यहाँ पे एज हो गए 2-3 एज तो 10-12 रन तो वैसे निकल जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। तो ठीक है, आप कुछ चीज़ों के आप डिबेट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई पर्सनली थिंक कि शायद यासिर शाह को 1-2 ओवर्स जो है वो करवा सकते लेकिन हमारे बात करने का मकसद ये था कि बेसिकली उन चीजों को हाईलाइट करना कि जो आगे बाबर आजम को बीइंग कैप्टन फायदा दे सकती हैं, यानी कि इस मैच में क्या ऐसा था कि जो मजीद बेहतर हो सकता था, या इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बाबर आजम उसको बेहतर तरीके से तो टैकल ऑब्वियसली करें। देखें, वो तो एक्सपीरियंस तो आप हमेशा गेन करते हैं, और हमने पहले भी बेतहाशा इसके ऊपर बात की है कि बाबर आजम अभी यंग कैप्टन है, उन्होंने इस मैच से बहुत कुछ सीखा होगा, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आगे जो मैचेस होंगे या जो आगे अगर कोई ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होंगी। कुछ इमरान भट्ट की बात करते हैं, बहुत कश्मकश में उन्होंने डाल दिया है, यकीनन मैनेजमेंट को भी डाला होगा और फैंस भी बड़े परेशान हैं कि एक तरफ बैटिंग में परफॉर्म नहीं हुआ, उस पर तो बड़े सीधी सी बात थी कि यार लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी बैटिंग नहीं, मजा नहीं आ रहा, लेकिन जो स्लिप कैचिंग उन्होंने कर दी है, मैंने तो अपनी लाइफ में कोई ऐसा पाकिस्तान का स्लिप में कैचर इतने कॉन्फिडेंट हो, इतना जबरदस्त नहीं देखा है। मजर, बात करते हैं इमरान भट्ट के ऊपर, आपका ख्याल है कि वो एज अ स्पेशलिस्ट स्लिप कैचर भी खेल सकते हैं कि चलो बैटिंग में रन करें ना करें, कैचिंग में ही इतना कमाल कर देते हैं? नहीं, आई थिंक मजाक अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ओपनर का, बैट्समैन का काम उसका जो पहला काम है वो रन्स करना है। ठीक है, मतलब कि कैचिंग जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, 5 मैचेस में 15 कैचेस, और टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर ने अपने पहले 5 मैचेस में 15 कैचेस लिए हों, और मुश्किल कैचेस लिए हैं उन्होंने। और ऐसे जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स हम देखते हैं, मार्क वॉ जिस तरह कैचेस लिया करते थे, तो उस तरह के उन्होंने कैचेस लिए हैं। तो लेकिन आई थिंक उसके बावजूद उनकी जो पहली जॉब है वो रन्स करना है, और जब तक वो रन्स नहीं करेंगे उनकी टीम में जो पोजीशन है वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी सिर्फ इमरान भट्ट को उनके 5 मैचेस हुए हैं, और अपनी होम कंडीशंस में वो सिर्फ उनके जो टेस्ट मैचेस हैं 2 हैं जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थे, तो स्टार्ट में मुश्किल हो सकती है। इवन दो कि अभी तक वो काफ़ी अनइम्प्रेसिव लगे हैं, और बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जी वो शायद टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अब अगर आप उनको लेकर आए हैं तो आई थिंक उनको एक प्रॉपर रन मिलना चाहिए आगे जो पाकिस्तान की होम सीरीज। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये प्रॉपर रन कितने मैचेस का होता है? जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेली उन्होंने, जिम्बाब्वे के खिलाफ कंपैरेटिवली चले आप आसान सीरीज कह लें, और आप ये तीसरी सीरीज खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो आइडियली एक टेस्ट मैच में कितना रन होना चाहिए? देखिए, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म तो नहीं है कि आपको स्पेसिफिक इसके ऊपर आंसर दें कि जी 15 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, लेकिन अगर आप आई मीन ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव कॉल है, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें, आई थिंक कि अगर आप किसी बैट्समैन को लेकर आ रहे हैं तो उसको 10 से 12 टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए, खासतौर पर बैट्समैन को। देखिए, बैट्समैन के पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, आपने एक गलत शॉट मारी, आपकी इनिंग्स खत्म, और आपका वो मैच जो है वो खत्म हो जाता है। एक बॉलर के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक बॉलर 5-6 मैचेस में मुसलसल खराब परफॉर्म कर रहा है, विकेट नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। बजर, इसमें मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है ना आपसे, क्रॉस क्वेश्चन ये है कि बैट्समैन का थोड़ा पोटेंशियल भी देखकर थोड़ा सा उसकी गेज का अंदाजा लगाना चाहिए कि इसको हम इतने मैचेस देंगे टेस्ट करने के लिए, इसको इतने, क्योंकि जैसे पहले आपसे ही डिस्कस हुआ था कि इमरान भट्ट की कोई इतनी आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं थी, और अपेरेंटली जैसे देखें, ये जो आप बात करें ये बात है सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन के ऊपर एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है कि क्या उनको सिलेक्ट होना चाहिए था कि नहीं, तो वो हमने बात की थी कि उनकी फर्स्ट क्लास एवरेज इतनी अच्छी, इतनी इंप्रेसिव नहीं थी कि आप उनके सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकें। और आई थिंक कि शान मसूद भी ठीक परफॉर्म कर रहे थे, उसके बावजूद आपने एक नए ओपनर को ट्राई किया, तो वो तो एक डिफरेंट डिबेट है। अभी हम बात करें कि अगर वो टीम में आ गए हैं, आपने उनको सिलेक्ट कर लिया है, तो आई थिंक कि 5 मैचेस बहुत कम है, आपको उनको एटलीस्ट एक पूरा होम सीज़न जो है उनको मिलना चाहिए। और यहाँ आप कह लेंगे जो पाकिस्तान की जो अगली 2 सीरीज़ हैं उसमें बांग्लादेश के साथ एक सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, तो आई थिंक उनको एक 10-12 टेस्ट मैचेस का रन जो है मिलना चाहिए। डिस्कशन जारी है जी, अब बात करते हैं कुछ स्पिनर्स के ऊपर। ओवरऑल इस मैच में स्पिनर्स ने कोई खास रोल प्ले नहीं किया, दोनों साइड्स पे जो स्पेशलिस्ट स्पिनर थे कोई विकेट हासिल नहीं कर सके इस मैच में, लेकिन फिर भी एक नुक्ता है डिस्कशन के लिए। मजर, यासिर शाह की बात करते हैं, ठीक है उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर वेरेकर ने भी कोई विकेट हासिल नहीं किया है, लेकिन यासिर शाह उस तरह से एक होता है कि बॉल का एक रिदम होना, उस इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे हैं। तो नुमान अली जो इन फॉर्म स्पिनर थे पाकिस्तान की, जो रिसेंट टेस्ट सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं, कई लोगों का ये ख्याल है कि नुमान अली को अगर मौका दिया जाए तो कम से कम उनके साथ ये होगा कि वो एक्यूरेट बहुत हैं, वो इतनी आसानी से रन्स नहीं देते हैं। तो आपको लगता है कि अगले टेस्ट मैच को देखते हुए नुमान अली बेहतर चॉइस साबित हो सकते हैं यासिर शाह के मुकाबले में? और इसके साथ ही ये भी जवाब दे दीजिएगा कि पाकिस्तान को क्या कोई तब्दीलियां अगले टेस्ट मैच में करनी चाहिए, या ये बेस्ट प्लेइंग 11 है? देखें, मेरा ख्याल है कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है।
कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं। अगर तो अगले मैच में भी इसी तरह की कंडीशंस हैं तो फिर शायद नुमान अली को आप लेकर आ सकते हैं। मैं बाजिद खान से बात कर रहा था तो उन्होंने भी मुझे ये बात की कि जहाँ पे घास वाली पिच हो तो वहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो रन्स को कंटेन करता है। तो यासिर शाह का एक मसला रहा है, जब वो विकेट्स भी लेते थे तो वो रन्स काफ़ी ज़्यादा लीक करते थे। तो डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं। अगर तो अगले मैच में स्लो विकेट हो गई, वाइड पिच है, तो फिर तो शायद आपको 2 स्पिनर्स भी खिलाने पड़ जाएँ। लेकिन अगर इसी तरह की कंडीशंस हुई तो फिर आप कह सकते हैं कि नुमान अली अगर आपको 2 स्पिनर खिलाने पड़ गए तो फिर किसकी जगह खेलेंगे? अब्बास की जगह आ सकते हैं, मेरा ख्याल है कि दूसरा स्पिनर आ सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो है जो अभी हमने यहाँ पे देखा है। और मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज़ की भी कोशिश होगी, उनकी होम कंडीशंस हैं, उनको भी ये आइडिया होगा कि वो कि स्पिनिंग विकेट वो ना बनाएं, क्योंकि अगर तो फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट होगी तो वो पाकिस्तान के बैट्समैन को भी पकड़ सकते हैं। एक और जो चेंज है वो मैंने लास्ट मैच में बात की थी, आई थिंक कि पाकिस्तान को थोड़ी सी पेस पाकिस्तान ने मिस की सेकंड इनिंग्स में। आई नो कि अब्बास ने शुरू में बहुत अच्छा स्पेल किया, लेकिन आप देखें कि आप मतलब कि जितनी मर्जी आप शुरू में नए बॉल से विकेट ले लें, अगर आप सेकंड इनिंग्स में पहला बॉल ही अगर आप 122 123 की स्पीड पे कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आई थिंक कन्विंसिंग नहीं है। अब्बास आई रियली लाइक हिम, लेकिन आई थिंक कि वो सिर्फ जब कंडीशंस होती हैं। शुरू हमने देखा कि जो उन्होंने पहला स्पेल किया उसमें उन्होंने 2 आउट किए, उसके बाद कोई उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरा ये अभी भी ये ख्याल है कि नसीम शाह को इस टीम में होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ छोटा सा एक नुक्ता, उस पर भी जरूर अपने कमेंट दीजिएगा कि एक ये नुक्ता था कि पाकिस्तान बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर की भी बात कर लें तो अजहर अली के अलावा बहुत ज़्यादा तजुर्बा हमें दिखाई नहीं देता। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा अनलाइकली सिनेरियो, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अजहर अली से ओपन करा के सऊद शकील को अगर मिडल में ले आया जाए तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा एक मजीद क्वेश्चन ऐड हो जाएगा पाकिस्तान की बैटिंग में। तो क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात की थी कि ये आइडियल सिनेरियो तो यही बनता है, क्योंकि अजहर अली वैसे भी इफेक्टिवली ओपनर ही हैं। आप इस साल अगर आप उनकी इनिंग्स देख लें जो उन्होंने 90 किया था न्यूजीलैंड में, उसमें शान मसूद 0 के ऊपर आउट हो गए थे तो अजहर अली बैटिंग करने आ गए। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपके 27 पे 4 आउट थे, उन्होंने आके 50 किया। इस मैच में भी आप देखेंगे आपके ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, तो अजहर अली तो वैसे ही शुरू में आके बैटिंग करते हैं। तो ये वैसे बुरा आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि आप किस ओपनर को ड्रॉप करते हैं। आबिद अली आई थिंक शायद ज़्यादा इस टाइम वो एक ज़्यादा अच्छा डिसीजन ये होगा कि अजहर अली ओपन आए आबिद अली की जगह। इसका ये मतलब नहीं है कि आबिद अली को आप टीम से ही ड्रॉप कर दें, वो स्क्वाड में ऑब्वियसली रहेंगे। आगे अगर आपका कम्बिनेशन चेंज होता है तो वो दोबारा आ सकते हैं। इमरान बट एक तो उनको थोड़ा आई थिंक लंबा रन मिलना चाहिए, और फिर जो वो कैचिंग कर रहे हैं, देखें हम उनकी कैचिंग जो भी कह लें, आप उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक बुरा डिसीजन नहीं होगा अगर पाकिस्तान साउथ शकील को ऐड करके अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करे। सलीम अजहर, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये थी डिस्कशन पोस्ट मैच की, और आई होप आपने एंजॉय की होगी। हमने कोशिश किया कि तमाम तर फैक्टर्स को जो है वो सामने लेकर आए, उन पे एनालिसिस आप तक पहुंचाएं, कुछ स्टैट्स, कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर किए जाएं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। सेकंड टेस्ट मैच में फिर कुछ नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम मुझे और मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट मजहर अरशद को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।